गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्यूज सीरीज। मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्यूज सीरीज का छठा पार्ट लेकर आए हैं जो GK/GS क्यूज सीरीज से संबंधित है। यह क्यूज सीरीज रेलवे, बैंक, SSC इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसे आप प्रतिदिन देखें और अच्छा से याद करें और इस क्यूज सीरीज के माध्यम से आपके परीक्षा की तैयारी मैं वादा करता हूं कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप प्रतिदिन मेरे चैनल बने रहें और प्रतिदिन इन प्रश्नों को देखते जाएं। आपकी रोज़ाना तैयारी होती जाएगी, बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और इसका एक नोट्स बना लें और उसको देखें ताकि आपको सहूलियत हो। कुछ मेरे व्यूअर का कहना था कि सर आप इतिहास से ज़्यादा प्रश्न देते हैं, इस कारण से मैंने आज की क्यूज सीरीज में सिर्फ साइंस से प्रश्न लेकर आया हूं। और ये प्रश्न रेलवे, बैंक, SSC, आर्मी, बिहार पुलिस, पॉलिटेक्निक, ITI, 10th क्लास इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम आज का सीरीज शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्यूज सीरीज। और आप भी अपने ज्ञान को परखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? दिया गया है pH मान 7, 14, 0 या 3। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जितने भी अम्ल होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है। भस्म होंगे तो उनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर किसी का pH मान 7 के बराबर हो गया तो उदासीन हो जाता है। और जितना ही pH मान 7 से कम होते जाएगा उसकी ताकत, उस अम्ल की ताकत ज़्यादा होती जाती है। तो यहाँ प्रबल अम्ल पूछा जाता है। अतः 7 से कम यानी यहाँ 3 वाला भी अम्ल है, 0 वाला भी अम्ल है, लेकिन प्रबल ज़्यादा ताकतवर। जितना ही pH कम होगा वह ज़्यादा ताकतवर अम्ल होगा, ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा। अतः इसमें आंसर होगा आपका C, प्रबल अम्ल। यानी pH बराबर 0 हो तो प्रबल अम्ल है। देखते हैं अगला प्रश्न, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? यानी श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? यानी जो हम लोग भोजन करते हैं श्वसन की क्रिया में क्या होगा? यानी भोजन करेंगे तो खाद्य पदार्थ क्या होगा? टूटते हैं, फूटते हैं। ठीक है, अतः श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होगा? विघटन होगा। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में डाली हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी याद रहे पानी के अंदर जब हम देखेंगे तो माध्यम चेंज हो जाता है और माध्यम बदलता है, इसका मतलब अपवर्तन ही होगा। और अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? छड़ टेढ़ी नजर आती है। चलिए अगला देखते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यानी पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है आपको बताना है। विकल्प है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। फिर से क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? विकल्प है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। यानी याद रहे जितने भी पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के ही रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है क्या कहलाता है? जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीला लिटमस को लाल बना देता है उसको क्या बोलेंगे? तो खट्टा होगा तो निश्चित क्या है? अम्ल है। और यहाँ नीला को लाल बना रहा है, दो यहाँ अम्ल का गुण दे रहा है, और तो यह क्या होगा? अम्ल है। यानी खट्टा होना अम्ल का गुण है, नीला को लाल बनाना ये भी क्या है? अम्ल का गुण है, और तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। अगला, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? यानी पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में जाता है, वो कौन सी क्रिया है? क्रिया का नाम आपको बताना है। विकल्प दिया किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण।
यानी किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विकल्प किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर होगा विसरण, यानी विसरण की क्रिया से ही पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अगला, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ, किसका लेंस नहीं बन सकता है? जल का, मिट्टी का, प्लास्टिक का या कांच का? किसका लेंस नहीं बनेगा? तो मिट्टी का लेंस नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? ये बताना है आपको। विकल्प है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नवाइड। फिर से विकल्प पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नवाइड। तो इसका आंसर होगा ड्यूरामीटर। मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली है, परत है। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या अन्य कोई? तो दही में हमेशा याद रहे एलएबी बैक्टीरिया पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाता है, यानी लैक्टिक अम्ल उसमें रहता है। आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस मुख्यतः दो हैं, अवतल और उत्तल। उसमें बताना है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, चिन्ह बताना है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो याद रहे अवतल अगर है, अवतल, तो अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस दिया गया हो तो उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है। तो यहाँ उत्तल लेंस की क्षमता पूछी जा रही है, अतः उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? प्लस होगी। अगला देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? जीवों की कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करेगी? अमीनो अम्ल की, ग्लूकोज की, वसा अम्ल की या सुक्रोज की? यानी ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल की, ग्लूकोज की, वसा अम्ल की या सुक्रोज की? तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज की। इससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक और बात आप जान जाएं कि मस्तिष्क का भोजन ग्लूकोज ही होता है। मस्तिष्क का भोजन ग्लूकोज ही होता है। जब मस्तिष्क को ग्लूकोज मिलता है तो मस्तिष्क तरोताजा होता है और उसकी याद करने की क्षमता भी बढ़िया होती है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण? तो जो भस्म जल में घुल जाता है उसे क्षार कहा जाता है, यानी जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले क्यूज सीरीज में। इसको अच्छा से तैयारी कर लें, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही आप मेरे चैनल बने रहें और प्रतिदिन मैं आपको ऐसे ही वीडियो देते रहूँगा ताकि आपके परीक्षा की तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।